आइए सीधा इस मास्टर क्लास स्टडी गाइड में गोता लगाते हैं। आज की चर्चा का मुख्य फोकस ये है कि कैसे एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी भारत की एक सर्वोच्च शासक शक्ति बन गई। ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्नों से इसे समझना राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों ही नजरिए से एकदम क्रूशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टडी सेशन का सिलेबस काफी क्लियर है। शुरुआत होगी व्यापारियों से शासक तक के सफर से, फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट और अंत में प्रिवी काउंसिल को डिकोड किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी व्यापारियों से लेकर शासक बनने तक का वो ऐतिहासिक सफर। ये कल्पना करना भी हैरान करता है कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर हासिल करने वाली एक आम सी ट्रेडिंग कंपनी कैसे एक विशाल साम्राज्य की नींव रख सकती है। जाहिर है ये रातों रात नहीं हुआ। असली गेम चेंजर साबित हुए 1757 का प्लासी और 1764 का बक्सर युद्ध। इन दो ऐतिहासिक जीतों ने भारत में ब्रिटिश पावर को पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया। और यहीं से नोट्स के लिए एक बेहद वाइटल लीगल डेफिनेशन निकल कर आती है, दीवानी अधिकार। 1765 में जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपे, तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसका सीधा सा मतलब था राजस्व या रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार। यहीं से कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ऑफिशियली शासन करने की भूमिका में आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले और बहुत ही अहम पड़ाव की ओर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट ने पहली बार कुछ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स सेट किए। पहली बार भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद का कंट्रोल शुरू हुआ। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कामों को बाकायदा मान्यता मिली। और सबसे बड़ी बात, इसने भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन की एक मजबूत नींव रखी। इस एक्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा एग्जीक्यूटिव पावर में हुआ बदलाव था। बंगाल का गवर्नर, जो अब तक सिर्फ फोर्ट विलियम तक सीमित था, उसका बाकायदा प्रमोशन कर दिया गया। अब वो पूरे भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल बन गया और वॉरेन हेस्टिंग्स इस पावरफुल पोस्ट को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने। इसी के साथ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को भी बंगाल के अंडर कर दिया गया। पावर का क्या गजब का सेंट्रलाइजेशन था ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश सरकार को अचानक ये रूल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सोर्स डॉक्यूमेंट से एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैक्ट मिलता है। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड के भारी भरकम लोन की डिमांड कर दी थी। जी हां, 10 लाख पाउंड। बस इसी फाइनेंशियल क्राइसिस ने ब्रिटिश संसद को कंपनी पर नकेल कसने का परफेक्ट मौका दे दिया। इसी रेगुलेटिंग एक्ट का एक और बड़ा नतीजा था न्यायपालिका की शुरुआत, यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। हिस्टोरिकल सोर्सेज पर नजर डालें तो पता चलता है कि किंग जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को एक चार्टर जारी किया था। इसी के तहत कलकत्ता में ये सुप्रीम कोर्ट बना। ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ हर मुकदमे और फैसले का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था, जो भविष्य के लिए नज़ीर का काम करता था। एक स्टडी गाइड के नजरिए से इस नई न्यायिक संस्था की पूरी संरचना याद रखना काफी मददगार साबित होता है। इस अदालत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलाइजा इम्पे और उनके साथ 3 और जज नियुक्त हुए थे, सर रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीवन सीजर लेमास्टर और जॉन हाइड। एग्जाम्स के लिए इन नामों को याद रखना बिल्कुल मस्ट है। चलिए अब इस एवोल्यूशन के अगले कदम को समझते हैं, जो था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के हर स्टूडेंट के मन में ये वाजिब सवाल जरूर आता है कि जब 1773 के एक्ट में इतनी सारी कमियां और टकराव सामने आए, तो ब्रिटिश संसद ने डैमेज कंट्रोल कैसे किया। इसी को फिक्स करने के लिए ये 1781 का एक्ट लाया गया था। डैमेज कंट्रोल के वो तरीके इन पॉइंट्स में साफ दिखते हैं। सबसे बड़ा काम ये हुआ कि कंपनी के अफसरों को उनके सरकारी कामकाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से रेवेन्यू के मामले भी पूरी तरह छीन लिए गए। और एक बहुत क्रूशियल बात, ये साफ निर्देश दिया गया कि कानून बनाते वक्त भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का पूरा सम्मान होना चाहिए। साथ ही कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने की पावर मिल गई। अब आते हैं इस स्टडी गाइड के आखिरी लेकिन सबसे अहम टॉपिक पर, द प्रिवी काउंसिल। यह एक और वाइटल लीगल डेफिनेशन है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। प्रिवी काउंसिल उस वक्त का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था।
अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ अपील करनी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी काउंसिल में हो सकती थी। इसका टाइमलाइन देखें, ये संस्था कितनी लंबी चली। मई 1708 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत के मामलों में इसका दबदबा देश की आजादी के बाद ही जाकर खत्म हुआ, जब 1949 में प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम ने इसके इस अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण को समेटते हैं, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। ये विचार करने वाली बात है कि प्रशासन को सेंट्रलाइज करने के लिए उठाए गए औपनिवेशिक दौर के ये शुरुआती कठोर कदम कैसे अनजाने में ही हमारे आज के विशाल और लोकतांत्रिक संविधान के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। इतिहास की ये कड़ी वाकई हैरान करने वाली है। ये निश्चित रूप से आगे के अध्ययन के लिए एक खुला और बहुत ही रोचक सवाल छोड़ जाता है।